वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। लर्न विथ लर्नर पे आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और इस समय पे अपने स्टडी पे बिल्कुल व्यस्त होंगे, क्योंकि अब एडमिट कार्ड आ चुका है और लास्ट एक वीक बचा है। तो इसमें हम आपको पॉलिटी के वे 200 क्वेश्चन कराने वाले हैं, जिन क्वेश्चन को करने के बाद आपको खुद ऐसा महसूस होगा कि अब कोई भी क्वेश्चन आ जाए पॉलिटी से छूटेगा नहीं। हमने वे क्वेश्चन रखे हैं जो लास्ट 5 ईयर से एग्जाम में आ रहा है, न सिर्फ यूपी बीएड बल्कि यूपी के सारे एग्जाम में आ रहा है। उसी लेवल क्वेश्चन है और वही क्वेश्चन है। और इन क्वेश्चन करने के बाद एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो यूपी बीएड में आपसे न बने। और इसमें हम पेपर 1 पेपर 2 दोनों के हिसाब से प्रश्न सेट किए हैं। पेपर थोड़ा सा आपको हार्ड लग सकता है, लेकिन आप लोग पेपर में बने रहेंगे तो एक समय बाद आपको महसूस जरूर होगा कि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो छूट रहा है। हालांकि पहले 30 क्वेश्चन पर आपको ऐसा टिक मार्क देखने को मिलेगा, हालांकि उसके बाद आपका बैच शुरू हो जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का पेपर। राज्यसभा का सेवा काल कितने वर्ष का होता है? तो आप सभी को पता होगा कि राज्यसभा का सेवा काल 6 वर्ष का होता है। हालांकि 2 वर्ष बाद इसके सदस्यों की चुनाव में बदलाली होती रहती है, 2 साल बाद परिवर्तित होते रहते हैं, लेकिन इसका जो कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ये एक अस्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं होती है। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली है? संघीय प्रणाली कहाँ से ली है? तो इसका राइट आंसर होगा कि हमने कनाडा से संघीय प्रणाली लिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने निष्पक्ष न्यायपालिका लिया है। बात करें यूनाइटेड किंगडम से, तो यहाँ से हम नौकरशाही लिए हैं। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? तो जीवन का अधिकार राजनीतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 21। बाकी मत देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार और कानून के अध्यादेश से निकायों के पास शिकायत करने का अधिकार, ये सारे कानूनी अधिकार है। एग्जाम में आपको इसी तरीके से क्वेश्चन मिलेगा देखने, क्योंकि अब इजी क्वेश्चन नहीं पूछता। आप लोग जो इजी क्वेश्चन करते आए तो आप लोग ये जान जाइए कि इजी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इसी तरीके का क्वेश्चन पूछेगा। 4 ऑप्शन में से एक चूज करना होगा कि कौन सा नहीं है कौन सा है, इस तरीके का ही क्वेश्चन है। इजी जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे, अब उस तरीके के क्वेश्चन आना बिल्कुल कम हो गया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। तो उपराष्ट्रपति आप सभी को पता होगा कि आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति का जिक्र है। ये राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। ये राज्यसभा के बैठकों में भाग लेता है, लेकिन मत देने का अधिकार इसके पास नहीं है। हालांकि जब विशेष परिस्थिति हो तो उसमें मत दे सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अभी भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार नहीं है? तो आप सभी को पता होगा कि समता का अधिकार मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार मौलिक अधिकार, लेकिन संपत्ति का अधिकार अभी मौलिक अधिकार नहीं है। ये 301 में इसको डाल दिया गया है। ये इस समय पे विधिक अधिकार है। शासन की एकात्मक पद्धति का क्या नाम है? इससे क्या होता है कि राज्य मजबूत रहता है। संविधान सभा का चुनाव किसके आधार पर हुआ था? तो वर्गीय के आधार पर हुआ था कि किस वर्ग से कितने लोग आएंगे। संविधान सभा का उसी के हिसाब से हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ध्वज समिति का अध्यक्ष कौन था? तो झंडा समिति का अध्यक्ष जो थे वे जेपी कृपाली थे। आप लोग को जो इंपॉर्टेंट समितियां थी वह हमने कराया था लास्ट वीडियो में, तो आई होप कि आप लोग को समितियां याद होंगी। अगर नहीं याद है तो हम एक बार फिर से जो सारी इंपॉर्टेंट समितियां थी हम वो आपको करा दे रहे हैं, ताकि बाद में आपको एग्जाम में काफ़ी मदद मिले। तो हम पहले बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू के बारे में। तो जवाहरलाल नेहरू जो थे वे थे संघ और शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। इसके साथ में वे संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। संघ और संघी के जो अध्यक्ष थे वह जवाहरलाल नेहरू थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वे मूल अधिकार और अल्पसंख्यक के साथ साथ प्रांतीय संविधान समिति के भी अध्यक्ष थे। के एम मुंशी इंपॉर्टेंट रहेगा कि के एम मुंशी किसके था? तो इनका पूरा नाम था कन्हैया मणिकलाल मुंशी। ये कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे। इनका याद कर लीजिएगा, क्योंकि इनसे पूछ सकते हैं, थोड़ा रियर है। तो कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे कन्हैयालाल मुंशी। संसद में शामिल है तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों लोग संसद के अधीन अंतर्गत आते हैं। यह निर्णय कौन लेता है कि कोई धन विधेयक है या नहीं? तो लोकसभा अध्यक्ष लेता है। पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? तो पहले वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया था। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राज्यपाल करते हैं। हालांकि राज्यपाल राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपने पद पे बने रहते हैं।
बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से किसकी पूर्व अनुमति से लोकसभा में वित्त विधेयक पेश किया जाता है? तो राष्ट्रपति के अनुमति के साथ ही वित्त विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है। निम्नलिखित में से किस याचिका रीट के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्रवाई करने से रोका जा सकता है जिसके लिए वह सरकारी तौर पर हकदार नहीं है? तो अधिकार परीक्षा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यूएसए के राष्ट्रपति द्वारा की गई सभी नियुक्तियां तथा उसके द्वारा हस्तांतरित सभी संधियों का अनुसमर्थन वहां की सीनेट द्वारा किया जाना चाहिए। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष है? तो शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत यहाँ पर लागू होता है। और इसी तरीके से सेकेंड पेपर में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि सेकेंड पेपर में आपको वर्ल्ड पॉलिटिक्स से क्वेश्चन देखने को मिलता है। हालांकि फर्स्ट पेपर थोड़ा ईजी आता है, लेकिन सेकेंड पेपर में जो पॉलिटी देखने को मिलेगी काफ़ी अच्छे लेवल की पॉलिटी आपको देखने को मिलेगी। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हो तो निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति का काम करेगा? तो उच्चतम न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वह राष्ट्रपति का काम करेगा, और उच्चतम न्यायालय का मुख्य जो अध्याधीश होता है वही राष्ट्रपति को शपथ भी दिलाता है। राष्ट्रपति का शपथ है आर्टिकल 60 में। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा तंत्र है जिसमें लोग सिविल सेवक चुनते हैं। गलत, सिविल सेवक अपने प्रतिभा से आते हैं। लोग अपने प्रतिनिधियों का सीधा निर्वाचन करते हैं, ये सही है, लेकिन इससे बेस्ट ये है कि लोग देश के नीति निर्माण में प्रशासन में सीधा भाग लेते हैं। तो इस तरीके से आपको ऑप्शन मिलेगा जिसमें से आपको सटीक, जो सबसे ज़्यादा सटीक हो उसी पे आंसर लगाना। हालांकि सही तो यह भी लोग अपने प्रतिनिधियों का सीधा निर्वाचन करते हैं, क्योंकि हम प्रत्यय छोड़ देते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा सही ऑप्शन नंबर सी। यदि लोकसभा को अध्यक्ष त्यागपत्र देना चाहे तो अपना त्यागपत्र किसको देगा? तो वह अपना त्यागपत्र जो है लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देगा। यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देगा, राष्ट्रपति को नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे भी लोग राष्ट्रपति लगा देते हैं, तो उपाध्यक्ष को देगा, याद रखिए। अप्रत्याशित व्यय संसद में पूर्ण अनुमोदन के बिना किस निधि पे किया जाना चाहिए? तो भारत की आकस्मिक निधि। भारत की आकस्मिक निधि का जो मुखिया होता है वह होता है राष्ट्रपति, और उसमें व्यय करने के लिए संसद जरूरत नहीं पड़ती, वह आपातकालीन स्थिति में डायरेक्ट फंड दे देता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को कहते हैं? तो साधारण कानून कहते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान है? तो आर्टिकल 315। जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो डायरेक्ट पूछ देता है, हालांकि यहाँ पे 315 होना चाहिए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है? तो शून्यकाल। आई होप कि आप लोग संसद पढ़ चुके होंगे। वित्त आयोग के अध्यक्ष के लिए जरूरी है कि वह, तो 24 का आंसर दीजिए कि वित्त आयोग के अध्यक्ष के लिए क्या जरूरी है। आप क्वेश्चन का लेवल देख सकते हैं किस लेवल का क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन कराने कोई मतलब नहीं है, जो आजकल लगभग सारे यूट्यूबर व्यू छापने के लिए करा रहे हैं, तो उस तरीके का क्वेश्चन करने कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर आप एग्जाम में बैठेंगे तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको सेकंड पेपर में देखने को मिलेगा, तो आपको लगेगा कि हम कुछ पढ़े ही नहीं। और सेकंड पेपर का जीएससी कहीं ना कहीं आपको ये डिसाइड कराया कि आप गवर्नमेंट सीट पे जाएंगे या फिर प्राइवेट में आप पैसा दे के पढ़ेंगे। तो 24 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी, सार्वजनिक मामलों का अनुभव वाला व्यक्ति हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा संसद है। संसद ही तय करती है कि नागरिकता के लिए कौन कौन सी क्राइटेरिया होनी चाहिए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, संसद किस वित्तीय में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधि नहीं होता है? संसद के किस वित्तीय राज्य में कोई प्रतिनिधि नहीं होता है? तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्राक्कलन समिति में राज्यसभा का कोई नहीं होता है, उसमें सिर्फ लोकसभा के ही लोग रहते हैं। भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? तो जो आर्थिक न्याय है वह सुनिश्चित होता है प्रस्तावना से, क्योंकि उसमें सामाजिक आर्थिक न्याय की बात की गई है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रस्तावना आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा कहाँ, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन हर साल देखने को मिलता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रस्तावना के अनुसार भारत का सर्वोच्च सत्ता किस में निहित होती है? तो आप सभी को पता हो कि लोकतंत्र में सर्वोच्च सत्ता है वे होगी जनता के हाथ में। संविधान की व्याख्या कौन करता है? तो संविधान की जो व्याख्या है वे करती है न्यायपालिका। निम्नलिखित में से वो व्यक्ति कौन है जिससे भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न मिला है? तो वह डॉक्टर राधाकृष्णन जी।
जो दूसरे राष्ट्रपति रहे और पहले उपराष्ट्रपति रहे हैं भारत के। राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए उन व्यक्तियों में से जो कला, साहित्य, सामाजिक सेवा आदि में ख्याति प्राप्त की हो कितने व्यक्तियों को चुन सकता है? तो 12 व्यक्तियों को चुन सकता है। भारत में राष्ट्रपति आय के प्राक्कलन तैयार किए जाते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय के प्राक्कलन तैयार किए जाते हैं, तो किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा तैयार किए जाते हैं। भारतीय संसद का अर्थ है, तो भारतीय संसद का अर्थ है, इसका आप लोग उत्तर दीजिए। इसका राइट आंसर होगा भारत का राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों मिलकर संसद बनती है। निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है? आप क्वेश्चन देख सकते हैं, इसी तरीके का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इजी क्वेश्चन करने का मैं बार बार बता रहा हूँ, कोई महत्व नहीं है। और ये क्लास आप लोग एक बार एग्जाम के पहले भी देख के जाएंगे तो भी आपको पॉलिटिक्स जो 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं उसमें एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, और यहाँ इस क्लास से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो लोकसभा अध्यक्ष का राष्ट्रपति नियुक्ति नहीं करता है डायरेक्ट। भारत में पंचायती राज प्रणाली किस संविधान संशोधन द्वारा शुरू की गई? भारत में पंचायती राज प्रणाली संविधान संशोधन के किस अनुच्छेद द्वारा है? तो अनुच्छेद 40 में पंचायती राज का जिक्र है। हालांकि 92 अमेंडमेंट द्वारा इसको लागू किया गया था। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच में कितना अंतर होना चाहिए? तो 6 महीने का समय होना चाहिए। भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो विपक्षी दल का नेता जो होता है वह लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है, तो किस अनुच्छेद के द्वारा प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 38 का आर्टिकल 243। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन से राज्य लोकसभा में केवल एक सदस्य निर्वाचित करते हैं? तो किस राज्य में केवल एक लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा मिजोरम और नागालैंड। भारत के संविधान के शिल्पकार किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। भारत में लागू है, तो भारत में क्या लागू है, भारत कैसा है? तो यहाँ पे संविधान की सर्वोच्चता है, संविधान सबसे बड़ा है। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में यह व्यवस्था दी कि संविधान में प्रदत्त प्रस्तावना के मूल स्वरूप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता? आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन देख सकते हैं, ये काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। तो ये है गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना के साथ छेड़खानी नहीं होगी, लेकिन फिर केशवानंद भारती केस में मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि प्रस्तावना में बदलाव किया जा सकता है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। आई होप कि आप चीज़ें समझ रहे होंगे। और केशवानंद भारती केस बहुत चर्चित केस रहा है, लेकिन इसका राइट आंसर है गोलकनाथ केस। सबसे बड़े निर्वाचन क्षेत्र वाला भारतीय राज्य तो वह है उत्तर प्रदेश, जहाँ पे लोकसभा की 100 सीटें हैं, लोकसभा की 80 सीटें हैं और विधानसभा की 403 सीटें हैं और विधान परिषद की 100 सीटें हैं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा छुआछूत को खत्म किया गया है? तो आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत। मूल प्राकथन में 42वां संशोधन में क्या तथ्य जोड़े गए थे? तो इसमें समाजवाद और पंथनिरपेक्षता जोड़ा गया था। यह क्वेश्चन हमें 2021 के बीएड एग्जाम में देखने को मिला था। उसमें 4 ऑप्शन दिया था, उसमें बोला गया था कि क्या नहीं जोड़ा गया था। तो आप लोग थोड़ा डीपली देख लीजिएगा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। निम्नलिखित में से चयनित सदस्यों के निर्वाचन मंडल द्वारा भारत के राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन वोट देता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभा के निर्वाचित प्रतिनिधि राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देते हैं। राज्य पुनर्गठन 1956 के बाद राज्य एवं संघ क्षेत्र की संख्या कितनी थी? तो जब राज्य पुनर्गठन आयोग आया तो उस समय भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश थे? तो इसका राइट आंसर होगा उस समय 14 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश थे। संविधान का प्रारूप पूरा हुआ, तो संविधान का प्रारूप कब पूरा हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को, जबकि संविधान पूरी तरीके से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था।
आई होप कि आपको क्वेश्चन में काफ़ी मज़ा आ रहा होगा करके, और आप क्वेश्चन का लेवल देख सकते हैं कि आपके एग्जाम में ये कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो 49 का राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहले सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, जबकि वे अस्थायी अध्यक्ष थे, लेकिन जो पूर्णकालीन अध्यक्ष थे वे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो भारत के पहले राष्ट्रपति भी रहे। भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणालियों में से कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया समष्टि की गई है? तो 50 का राइट आंसर होगा शून्यकाल। शून्यकाल भारत की देन है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक सेवानिवृत्त होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 65 साल। 6 वर्ष या 65 वर्ष का उनका कार्यकाल होता है। सांप्रदायिकता परिवर्तन वर्ग भारत में पहली बार किस बार आरंभ हुआ? सांप्रदायिकता परिवर्तन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष लागू किया गया? तो 52 का राइट आंसर होगा 1909 में। सार्वजनिक भोजनालय, होटल, दुकानों आदि में प्रत्येक व्यक्ति का प्रवेश किस अनुच्छेद द्वारा सुरक्षित है? तो हम कहीं भी आ जा सकते हैं, किस अनुच्छेद द्वारा यह सुरक्षित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 15। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि कहाँ से ली गई है? तो राष्ट्रपति पे जो महाभियोग है उसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में कौन सी भाषाएं बाद में जोड़ी गई? तो आप सभी को पता होगा कि 91 संविधान संशोधन के बाद 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, और इस समय पे 22 भाषाएं भारतीय संविधान में जोड़ी गई हैं 8वें अनुसूची में। तो इसका होगा मैथाली, बोडो, डोंगरी और संथाली, 4 भाषाएं हैं। 21वें संविधान संशोधन से सिंधी जोड़ी गई थी, ये भी आप लोग देखते रहिए। भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका निवेदन अनिवार्य है? तो 56 का राइट आंसर होगा भारत की संसद के बिना संचित निधि से धन नहीं निकाला जा सकता, जबकि आकस्मिक निधि से राष्ट्रपति की अनुमति से धन निकाला जा सकता है किसी भी अनिश्चित परिस्थिति में, किसी भी आवश्यक परिस्थिति में। करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है। तो 57 का आंसर दीजिए आप लोग। तो ये सब संचित निधि में जमा होता है। जो कर से या फिर सरकारी कामकाज से जो पैसा आता है वो संचित निधि में जाता है। यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता तो आप क्वेश्चन का लेवल देख सकते हैं। सेकेंड पेपर में एग्जैक्ट इसी लेवल का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हालांकि इस टाइम पे आप लोगों को लग रहा होगा कि क्वेश्चन काफ़ी इजी है, बीएड एंट्रेंस एग्जाम के हिसाब से काफ़ी इजी है, सॉरी काफ़ी हार्ड है, लेकिन ये ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम और यहाँ पे इसी तरीके क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वे राष्ट्रपति का आर्टिकल, राष्ट्रपति पे महाभियोग, ये सारे क्वेश्चन अब देखने को नहीं मिलते हैं। ये सारे क्वेश्चन 2015 से पहले देखने को मिलते थे, अब थोड़ा इसी लेवल का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप लोग अपने आप को प्रिपेयर करके जाइए। तो इसका राइट आंसर होगा, अगर बजट नहीं पास किया तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद त्यागपत्र पेश कर देगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो आप सभी को पता है कि 51A में मूल कर्तव्य है, जिसे रूस के संविधान से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा लोक चुनाव में मतदान करना। ये हमारा मूल अधिकार है, एक तरीके से हमारा ये संवैधानिक अधिकार है, लेकिन कर्तव्य नहीं है। प्रेस की स्वतंत्रता किसमें है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे 19 से ही जुड़े हैं। तो इसीलिए जो फंडामेंटल है उसे अच्छा से देखा जाए, क्योंकि फंडामेंटल में थोड़ा डीपली क्वेश्चन बन सकता है। तो प्रेस की स्वतंत्रता आर्टिकल 19A में निहित है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेखानुमोदन और अंतरिम बजट के बीच क्या अंतर होता है? ऑप्शन नंबर ए, अस्थायी सरकार लेखानुमोदन में प्रावधान का प्रयोग करती है, जबकि कार्यवाहक सरकार अंतरिम बजट में प्रावधान प्रयोग करती है। ऑप्शन नंबर 2, लेखानुमोदन सरकार के बजट के व्यय पक्ष मात्र से संबंधित होता है, जबकि अंतरिम बजट में व्यय तथा आवर्ती दोनों शामिल होते हैं। आप देख सकते हैं कौन कथन सही है, केवल 2, ए और बी दोनों, या फिर न तो 1 न तो 2। तो सेकेंड पेपर में ऐसे क्वेश्चन के लिए आप लोग रेडी रहिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा कि ये दोनों प्रक्रियाएं होती हैं, ए और दो दोनों सही हैं, क्योंकि इजी क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा और उस टाइम पे आपको ऐसा लगे कि हम कुछ नहीं पढ़े, हमारी तैयारी व्यर्थ है। उससे पहले कि आप लोग अभी से अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, अभी आपके पास समय है। निम्नलिखित में से कौन
निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के पद पर आसीन होने से पहले भारत के उपराष्ट्रपति नहीं थे? तो इसका आप लोग आंसर दीजिए 62 का। तो आपको पता है कि जाकिर हुसैन भी उपराष्ट्रपति रह गए, आर वेंकट रमण भी भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं, शंकर दयाल शर्मा जी भी उपराष्ट्रपति रहे, लेकिन ज्ञानी जेल सिंह उपराष्ट्रपति नहीं, डायरेक्ट राष्ट्रपति बने हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई है? तो कौन सी अधिनियम है जिससे भारतीय में बजट पे हम बहस कर सकते, चर्चा कर सकते? तो 63 का राइट आंसर होगा भारतीय परिषद अधिनियम 1892। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस अनुच्छेद के अनुसार भाषा, लिपि एवं संस्कृति का संरक्षण होता है? तो यह होता है आर्टिकल 29। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? यहाँ पे हमें देखना ही है कि कौन सही नहीं है, कौन सही है ये नहीं। तो 65 का आप लोग आंसर दीजिए। दिल्ली और पांडिचेरी में उपराज्यपाल का पद तो है, तो हाँ ये है, ये सही है। चंडीगढ़ के प्रशासक का पद नाम मुख्य आयुक्त होता है, ये भी सही है। पांडिचेरी की विधानसभा 7वें अनुसूची की सूची 2 या सूची 3 में दिए गए पद केंद्र शासित प्रदेश से संबंध में लागू किए बना सकती है, ये भी सही है। चौथा है, अपनी विधानसभा में किसी भी विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को केंद्रीय सरकार का पूर्व अनुमोदन नहीं लेना चाहिए, तो ये गलत है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जबकि इसका राइट आंसर यही होगा। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकारा था? तो राष्ट्रीय ध्वज को 23 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। ये डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा नागरिकों के मूल कर्तव्य पर एक नया अध्याय भारत के संविधान में जोड़ा गया। दूसरा है, शिक्षा के अधिकार से संबंधित एक नया अनुच्छेद जिसमें 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में जोड़ा गया, भारतीय संविधान में जोड़ा गया। तो ये होगा राइट आंसर, इसका यही होगा। हालांकि अभी इसमें क्या है कि 86 अमेंडमेंट 2002 के द्वारा इसको जोड़ा गया था आर्टिकल 21A में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में से हटाकर केवल विधिक अधिकार बना दिया गया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? सॉरी, ये उसी क्वेश्चन का आगे का भाग है, तो हम इसका देखते हैं। तो जो 67 का आंसर होगा, तो 67 का आंसर होगा बी। ए और बी दोनों सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा में धन विधेयक को अस्वीकार या संशोधित करने की शक्ति निहित होती है राज्यसभा के पास। दूसरा है, राज्यसभा के पास अनुमोदन की मांग पर मताधिकार नहीं है। राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण का विचार नहीं हो सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ए और बी दोनों सही है, जबकि ऑप्शन नंबर सी गलत है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारत के राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करता है। 69 का देखिए आप लोग। दूसरा रहेगा, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपने पद पर न रहने के पश्चात भारत सरकार के किसी राज्य की अधीन सेवा राज्य के सरकार के अधीन सेवा और पद के पात्र नहीं होता। तो ये सही है। अगर भारत का जो नियंत्रक और लेखा परीक्षक है वे अगर अपने पद से हट जाता है तो फिर वे और कहीं भी अपना काम नहीं कर सकता और कहीं भी अपनी सेवा नहीं दे सकता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। भारत में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं तथा वे राष्ट्रपति के पद पर 6 वर्ष तक आसीन रहते हैं। वे उपराष्ट्रपति के पद पर 6 वर्ष तक आसीन रहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा केवल एक, वे उपराष्ट्रपति के पद पे केवल 5 ही वर्ष आसीन रहते हैं, इसलिए दूसरा गलत हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और आप लोगों को बोल रहा हूँ कि ये क्लास आप लोग अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि इसी तरीके से जब क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जब ऑप्शन में से आपको चूज करना होगा, चाहे तो ये चाहे भी, तो उस समय पे अगर आप लोग ऊपर ऊपर पढ़ के जाएंगे तो थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं का प्रबंध 73 और 74 संशोधनों का जब अधिनियम हुआ तब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 73-74 संविधान संशोधन किसके कार्यकाल में हुआ था, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ था? तो उस समय पीवी नरसिम्हा राव थे और इन्हीं के समय में
एलपीजी भी लागू किया गया था, जिसे उदारीकरण कहा जाता है, वो इन्हीं के समय में लागू किया गया था। ये क्वेश्चन भी बनता है कि एलपीजी रिफॉर्म किसके समय पे हुआ था, तो वे थे पीआर नरसिम्हा राव जी, और उस समय जो वित्त मंत्री थे वे थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लेखा सभा के अधिकतम 25 सदस्यों की गठन होती है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़ते नेक्स्ट ऑप्शन पे। सरकार के विनियोग तथा वित्त लेखा की जांच करती है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट जांच करती है। तो 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और सी सही है। ए और 1 और 3 सही है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? जब तक विधि अनुमति न दे टेलीफोन का टेप करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। हम किसी का फोन टैप नहीं कर सकते, इसका ये अर्थ हुआ। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 में उपलब्ध है कि किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है, ऐसी गिरफ्तारी के कारणों के अवगत कराया जाए, बिना अभिरक्षा के निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। सी है, हत्या के अपराध वाले मामले में बिना उचित आधार के जमानत न देना। भारत के संविधान के अनुच्छेद 23 के अधीन दैहिक स्वतंत्रता को वंचित रखना है। तो 73 को देखिए आप लोग, कौन सा सही नहीं है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कल कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकट में नियोजन नहीं लगाया जाएगा। तो ये कौन सा सही नहीं है? तो 73 का आप लोग आंसर दीजिए। तो इसका होगा राइट आंसर डी, राज्यसभा को भंग किया जाता है। तो राज्यसभा भंग नहीं होती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। 74 का डी। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, लोकसभा भंग होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस निर्देशक सिद्धांत पर गांधी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप सभी को पता होगा कि श्री जान मथैया भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो अपना त्यागपत्र किसे देगा? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है वो उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र किसे देगा? तो वो अपना त्यागपत्र भारत के मुख्य न्यायाधीश को देगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लोकसभा के उपाध्यक्ष थे, लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो आप सभी को पता होगा कि जेबी मालवंकर पहले उपाध्यक्ष थे। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के संसद को वित्तीय समितियां निम्नलिखित में से कौन सी हैं? लोक लेखा समिति, प्राकलन समिति या लोक उपक्रम समिति? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 1, 2, 3 तीनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शून्यकाल का सही वर्णन नहीं है? तो 80 का देखिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न आप लोग पढ़ते चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 81 देखिए आप लोग। राज्यसभा धन विधेयक पर सिफारिश दे सकती है, राज्यसभा धन विधेयक को संशोधित कर सकती है, राज्यसभा धन विधेयक पारित करने में अधिकतम 14 दिन निलंबित कर सकती है, या फिर डी, राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत के महान्यायवादी की उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा अपेक्षित योग्यता के समान योग्यताएं होनी चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं दूसरे पे। भारत के न्यायवादी को संसद के सदस्यों के समान विशेषाधिकार व उन्मुक्तियां प्राप्त होती हैं। ये भी सही है। तीसरा देखते हैं। भारत के महान्यायाधीश को भारत के सभी न्यायालयों में सुने जाने का अधिकार प्राप्त है। ये सही है। तो इसका तीनों ऑप्शन सही होगा। भारत का जो महान्यायाधीश है किसी भी न्यायालय में जाके अनुमोदन दे सकता है अपना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के निम्नलिखित में से कौन से के प्रधानमंत्री को लोकसभा में कभी विश्वास मत नहीं मांगना पड़ा? इंदिरा गांधी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसके जुड़े कारणों से संसद निवारक निरोध की विधि को
अधिनियम करने के लिए हकदार है? इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से भारत के कौन से प्रधानमंत्री ने बजट पेश नहीं किया? सभी को पता होगा कि पहली महिला थी इंदिरा गांधी जी, जिन्होंने बजट पेश किया था, और इसका राइट आंसर है कि मोरारजी देसाई ने बजट पेश नहीं किया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी एक नियमित बजट पारित होने के लंबित रहने के दौरान आगामी वित्त वर्ष में भाग लेने के लिए प्राक्कलित व्यय के बारे में लोकसभा द्वारा स्वीकृत अनुमोदन देता है? इसका राइट आंसर होगा डी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लोकसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 2 सदस्य किस विशेष समुदाय के होते हैं? तो एंग्लो इंडियन होते हैं, लेकिन ये चीज़ें अब खत्म कर दी गई हैं 104 संविधान संशोधन के द्वारा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने राज्य के निदेशक तत्व पे कहाँ से विचार किया? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? प्रत्येक राज्यसभा में सदस्यों का समान भेजता है, गलत है। प्रत्येक राज्य राज्यसभा में अपने प्रत्येक सदस्य नहीं भेजता। अनुसूची 4 में इसका जिक्र है कि राज्यसभा में कितने सदस्य कौन सा राज्य भेजेगा। प्रत्येक राज्य राज्यसभा में 50 सदस्य भेजता है, ये भी गलत है। किसी राज्य में राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या उस राज्य की 1950, ये भी गलत है। इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी, कोई सही नहीं है। राष्ट्रपति को पदभार की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। अगर वे ना रहे तो उनसे नीचे जो प्रमुख न्यायाधीश रहेंगे वे दिलाएंगे। राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मंत्रिपरिषद केवल तब तक ही सत्ता में रह सकती है जब तक इसे लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त हो। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवा की आयु क्या है? तो ये क्वेश्चन ऊपर भी हम देखे थे कि 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले पूरी हो जाए। भारत के राष्ट्रपति दूसरे कार्यकाल के लिए निर्वाचित नहीं किया जा सकते, तो ये गलत है। किए जा सकते हैं, कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। दूसरा, केवल 2 कार्यकाल के लिए निर्वाचित, ये भी गलत है। जितनी बार चाहे उतने हो सकते हैं। कितने भी कार्यकाल के लिए पुनर्निर्वाचित किया जा सकता है, ये सही रहेगा। तो आज के लिए आपके सिर्फ इतने क्वेश्चन हैं। आई होप कि क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। क्वेश्चन का लेवल आप लोग देखे होंगे, और इस क्लास से आपको 2 से 3 क्वेश्चन इन 94 क्वेश्चन में से आपको मिलेगा, और कल हम बाकी के 106 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप लोग तैयार रहिए, और जो भी आपके साथी बीएड कर रहे हैं, जिनकी पॉलिटी कमजोर, उनको ये क्लास जरूर सजेस्ट करिए। इसमें से इसको देखने के बाद उन्हें फिर से पॉलिटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं इस और वीडियो में। जय हिंद।